जय हिंद दोस्तों। तो हमने क्या करा था अभी तक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पूरा खत्म कर लिया था, जड़ से ना कुछ बचा था, हेड टू टो तक पूरा समझ लो एकदम फिनिश। अब क्या करेंगे, कितना आया कितना नहीं आया, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है हमको सॉल्यूशंस करने का एनसीईआरटी के, क्योंकि आपका सीबीएसई हो या यूपी हो या कोई भी बोर्ड हो, वो 95% एनसीईआरटी फॉलो करता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स ना, उसके भी हम लोग कभी नाम बताएंगे। तो चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखते हैं चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, है ना। अब देखिए हमने फ़ोन से क्वेश्चन पढ़ने के लिए ले लिया है। आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रख सकते हो या फिर आप फ़ोन से भी एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या मैं बोलूँगा तो है ये, तो अच्छे से सुन के समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या हमको बताना है पहले क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये बताना है, ठीक। पहले में क्या है ना, अब क्या पूछा, पहले क्या है, ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन। एक कोई ड्रॉप है रेन की फॉलिंग डाउन, नीचे गिर रही है ना, जो बरसात की होती है बूंद, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सीलरेशन होता है 0 ना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन हो गया 0। अब आपका फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ड्रॉप जो है इसमें क्या होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितनी हो गई इसमें, पहले वाले में 0, बिल्कुल समझ में आया। अब दूसरा क्या पूछा है, अब नेट फोर्स 0 हो गई, तुमसे कहा डायरेक्शन बताओ। रहे जब फोर्स ही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन कुछ नहीं। अब डायरेक्शन अगर पूछ लें बताओ डायरेक्शन है क्या, तो कहोगे आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, जहाँ फोर्स नहीं वहाँ डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब दूसरा का एक कॉर्क है ना, एक कॉर्क जो होता है पार्टिकली टाइप का, मान लो 10 ग्राम है ना, वो फॉल कर रहा है फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसमें कितनी फोर्स होगी बताओ। भाई देखो ये ऐसे कॉर्क है ना, ये आपका पानी यहाँ पर, ये बीकर रखा हुआ है, इसमें पानी है ना, ये मान लो ऐसे ऐसे पानी है, यहाँ पर ऐसे करके रखा हुआ है, वो ऐसे रखा हुआ। तो अब हुआ क्या, देखो ये जो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है या आप कहते हैं बायंसी फोर्स लगती है, वो इसको तैरा रही है, मतलब जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है, इसको तैरा रही है। तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, या तो ये डूबा नहीं है ना, ये डूबा तो है नहीं, ये तैर रहा है, तो नेट फोर्स इसमें भी कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स ही पूछ रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये भाई तैर रहा है, तो नेट फोर्स इसकी भी कितनी हो जाएगी 0, ठीक। इतना तो समझ में आया आप लोगों को। मतलब जो आपकी जो फोर्स है वो उसको क्या कर देगी, मतलब बैलेंस पूरा कर देगी। जो बायंस फोर्स होती है इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, वही है। अब तीसरा क्या पूछा है, अ काइट स्किलफुली हेल्ड इन द स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी इन द स्काई। काई रुकी हुई है, जो काइट है हमारी वो रुकी हुई है आसमान में, तो इसमें क्या होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में, तो फोर्स कितनी हुई इसकी भी, नेट फोर्स आपकी 0, ठीक, नेट फोर्स 0, ठीक। अब देखो पहले में नेट फोर्स 0 थी, क्यों, क्वेश्चन क्या था, ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है तो वही सेकंड लॉ वाला है, जब कांस्टेंट स्पीड है तो मोमेंटम भी 0 हो गया, चेंज इन मोमेंटम होता है अपॉन चेंज इन टाइम होता है, तो इसलिए इसमें सेकंड इक्वेशन की वजह से हुआ है। और इसमें कॉर्क 10 ग्राम फ्लोटिंग, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका भी सेकंड इक्वेशन की वजह से हुआ है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि स्टेशनरी बात है, तो ये फर्स्ट की वजह से 0 हुआ है, ठीक। अब लास्ट वाला आपसे कहा है, लास्ट नहीं, ये तो सेकंड लास्ट है, कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ रफ रोड। कांस्टेंट वेलोसिटी फिर से ये कौन सा आपका हो गया, सेकंड वाला, बिल्कुल, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, कार नेट फोर्स आपकी कितनी होगी, इसमें भी 0। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी में फोर्स कहाँ लगेगी, तो बहुत आसान सा है, पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, और कोई क्वेश्चन है, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन, देखो अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, दूर है, कितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये हमारा फोन है, ये मार्कर है, सबसे दूर है बिल्कुल, तो उसमें फोर्स कितनी होगी, ना वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है लिखा हुआ है, ना वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना मैग्नेटिक फील्ड है, जब वहाँ कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉन के काम का, तो नेट फोर्स कितनी हुई, फिफ्थ वाले में भी नेट फोर्स कितनी हुई, 0, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो हो गया। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ। अ पीबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड कहा गया है, कोई एक मास है आपका पीबल का 0.05 kg ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, उसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, बताना है कि तीनों में फोर्स कैसी होगी, ठीक है। पहला पूछा है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में बताना है और डाउनवर्ड मोशन में बताना है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है अपवर्ड मोशन। पहला पॉइंट क्या है, अपवर्ड मोशन, मास तो दिया हुआ है 0.05 kg। अब देखो फोर्स बताना है हमको, नेट फोर्स क्या होती है अपवर्ड के लिए,
भाई F इक्वल टू एम ए होता है, तो मास कितना है 0.05 इंटू जी, जो ए ये जो है ए, इसको एज जी ट्रीट करेंगे क्योंकि ये किसके उसमें इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, ग्रेविटी के। तो वहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाती है जी, यानी कि एम इक्वल टू जी हो जाएगा, मतलब एम जी इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी, ठीक है, ये ए है इंटू 10, तो आपका आ गया 0.5 न्यूटन, ठीक। अब पूछा है डाउनवर्ड के लिए, बताओ भाई चाहे ऊपर जाए चीज़ या नीचे आए, हमेशा डाउनवर्ड जो है जी की वैल्यू तो नीचे ही लगेगी, तो दूसरा जो डाउनवर्ड वाला है उसमें भी क्या होगी, सेम यही वैल्यू, ये डाउनवर्ड के लिए भी यही है, ठीक। अब इसके आगे पूछा है देखो सी वाला, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने कल वाला लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं देखा, बहुत आसान है। इसमें क्या कहा, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट मोमेंटली एट रेस्ट, एक हाईएस्ट पॉइंट आता था इसमें जहाँ पर ये एकदम जीरो हो जाता था वेलोसिटी ना, वर्टिकल वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो यहाँ रुक जाना चाहिए, गिर जाए, लेकिन चीज़ आगे आती है ना, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, ये वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन ये वाली नहीं होती, ठीक है। तो इसमें कहा कि अगर वो लिस्ट में डू योर सॉल्यूशन चेंज इफ द पीबल वाज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर एंगल 45 डिग्री में फेंक दिया गया है ना वहाँ से, उस वाले पॉइंट से, तो आपका चेंज होगा। तो देखो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे है तो हमारा वर्टिकल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होगा। तो अब हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं हुआ, और जो कंपोनेंट है वेलोसिटी से, उससे फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है। अब जब फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमारे आंसर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों का आंसर सेम होगा बिल्कुल, ठीक है। रीजन हमने दे दिया, सुनते तो आप जा रहे हो और चीज़। चलिए अब इसके आगे देखते तीसरा क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन, है ना, जिसका मास कितना दिया हुआ है 0.1 kg। हमको बताना है नेट फोर्स एंड डायरेक्शन, ठीक, ये बताना है। अब देखो पहला क्या कहा है केस ये वाला, कि जो है जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्टेशनरी ट्रेन, जस्ट ड्रॉप मतलब ट्रेन रुकी हुई है, उसके हमने विंडो सीट से इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मास, फोर्स निकालना है नेट फोर्स, तो होगा मास इंटू क्या होगा आपका एक्सेलरेशन। अब ट्रेन रुकी हुई है, समझ लो इसे आपका घड़ी है, रुका हुआ चीज़ में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। मास हो गया 0.1, और उसको हम अब वो किसके इन्फ्लुएंस में, जी के, ग्रेविटी के, तो मास इंटू ए जो है वो जी हो जाएगा, इंटू 10 आ गया 1 न्यूटन। अब ये डायरेक्शन पूछा है, तो नीचे गिर रही है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है फोर्स की, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा पूछा है अगर उसको ड्रॉप किया गया और वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, अब तो समझ गया पूरा, 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है, कांस्टेंट स्पीड है ना, ट्रेन चल रही है, हाँ कांस्टेंट स्पीड है 36 किलोमीटर। अरे स्पीड कुछ भी हो, फोर्स को कुछ फर्क पड़ता है जब तक वो कांस्टेंट स्पीड है। तो सेकंड वाले केस में भी क्या होगी आपकी वैल्यू, सेम 1 न्यूटन, ठीक है, इसमें भी सेम 1 न्यूटन हो गई। क्यों भाई, जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है कोई नहीं, तो वर्टिकल फोर्स है केवल, बस काम खत्म। अब इसके बाद देखो तीसरा, करें जस्ट ड्रॉप्ड द विंडो से जस्ट ड्रॉप किया, अब की बार एक्सेलरेशन सी वाले केस में कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका इतना एक्सेलरेशन है, ठीक है, सी वाले केस में बता रहे हैं इतना एक्सेलरेशन है। तो अब क्या होगा, आप फोर्स निकालोगे, देखो ट्रेन ऐसे चल रही है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगी वो निकाल लो, हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। कितना हो गया, एफ डैश नाम दो क्योंकि नई फोर्स है, एम इंटू ए, मास है 0.1 और ये भी कितना है 1, ये 1 है, तो आ गई 0.1 न्यूटन, ये आ गई। अब देखो एक चीज़ समझना, ये आप लोगों ने बहुत बार ट्राई भी किया होगा और तब पता चलता है। मान लो आप ट्रेन चल रही है, उसके बाहर से ना कुछ एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इतना इसमें दिया, आपने छोड़ दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने इसको छोड़ दिया तो वो पीछे गया होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, तुम आगे चले जाते हो। अगर एक बार तुमने ड्रॉप कर दिया उसको, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, अगर एयर रेसिस्टेंस को, देखो इस क्वेश्चन में भी कहा है अगर एयर रेसिस्टेंस को 0 माने ना, जब पे टॉपिक हो रहा, अगर एयर रेसिस्टेंस जो है मतलब एयर का जो दबाव है, हवा का दबाव, उसको 0 माने, हाँ 0, मुँह से तो सुनते जा रहे हो 0 माने, तब क्या होगा, तब भाई साहब देखो जो ये ऐसे फोर्स लगी है 0.1 न्यूटन, इसका कुछ महत्व नहीं रह जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये जो है एयर के क्या कहते हैं, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है और एयर रेसिस्टेंस को 0 मान लिया, तो इस तरह से कोई भी फोर्स है उससे कुछ मतलब नहीं, तो इसका भी सी का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेम 1 न्यूटन, ठीक, ये हो गया। अब लास्ट वाला क्या है, हमसे कहा है लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, तुमने ऐसा ड्रॉप किया हो, क्या हुआ, ट्रेन में गिर गई, ठीक है,
तो अब आपसे पूछा अच्छा सब तीनों के डायरेक्शन डाउनवर्ड से, ठीक है। अब लास्ट वाला पूछा है कि भाई साहब वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और हमने क्या किया, पत्थर को वहीं ड्रॉप कर दिया स्टोन को ट्रेन के अंदर। तो अब की बार डी वाला पूछा है, डी वाला क्या होगा, एफ डैश ही होगा, है ना, एम इंटू ए, सेम वही चीज़ 0.1 न्यूटन, और यही होगी अब की बार फोर्स। और डायरेक्शन पूछेंगे तो रुक गई ना एक जगह, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, रेस्ट पोजीशन है तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए इसके आगे फोर्थ देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है हमसे वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक कोई स्ट्रिंग है जिसका वन एंड हमने कनेक्ट कर दिया एक पार्टिकल जिसका मास है m, और दूसरा कनेक्ट कर दिया एक हॉरिजॉन्टल टेबल से, उसमें एक पेग लगा हुआ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, उससे कनेक्ट कर दिया है और उसको ऐसे राउंड राउंड करके घुमा रहे हैं। तो उसमें कहा है कि जो अब जो इसमें फोर्स बन रही है वो किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, टी है ना, पहला ऑप्शन ये है टी, दूसरा है टी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, है ना, लेंथ की स्ट्रिंग एल है ना, स्ट्रिंग की लेंथ जो एल है, ठीक है। फिर आपसे कहा है टी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, और लास्ट आपसे कह दिया है 0। अब अच्छे से समझना, अब देखो जो आप जब भी सर्कल में कोई चीज़ घूमती है तो एक फोर्स लगती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये रहता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो सकती थी, ये वाला ऑप्शन हो सकता था अगर इसके इक्वल में 0 लगा होता, लेकिन लगा हुआ नहीं है, क्या होता फिर ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ये भी बिल्कुल नहीं है और ये लास्ट वाला भी बिल्कुल नहीं है। ये आंसर है ए। क्यों, टी क्यों है, क्योंकि भाई अच्छा जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो किसकी मदद से लग रही है, टेंशन की फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल लगे। ये सेंट्रीपिटल के लिए मतलब समझ लो कहावत की जगह है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो वो उसी के इक्वल होगी, ठीक है। तो किसकी वजह से वो पैदा हो रही, इसकी वजह से। और इसका एक जो होते हैं क्या कहते हैं, इसका जो कन्वर्ट पार्ट है या फिर जो इसका अपोजिट में उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इमेजिनरी फोर्स होती है हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ये आप लोग आगे पढ़ोगे। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिंपल ही सा है। 5th क्वेश्चन में कहा है आपसे अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, है ना। अब रिटार्डिंग फोर्स क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगे, कितनी फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, एफ स्क्वायर टू माइनस का 50 न्यूटन लग रही है, ठीक है। 5th क्वेश्चन है ये, कहने एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड किसके ऊपर, एक मास है 20 kg उसके ऊपर लग रही है, ठीक है। क्या करने के लिए, मूविंग इनिशियली, वो पहले 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, मतलब उसको स्टॉप करने में कितना समय लग जाएगा, टाइम बता दो। जब इतनी चीज़ें हमको बता दी हैं तो आपको बस इतना बताना है। सबसे पहले ये फोर्स इतना दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले तो निकालोगे एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स, इसमें तो फोर्स ही है अपॉन मास। फोर्स है माइनस का 50। अब ये माइनस का क्यों है, ये तो भाई सिंपल सा है, क्योंकि भाई पीछे की तरफ फोर्स कर रही है, रोकने वाली फोर्स है, रिटार्ड करने वाली है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी मोशन के, इसलिए माइनस में। अपॉन 20 आ गई वैल्यू 2 ये 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू आएगी 2.5 माइनस की, ठीक है। अब इसके आगे हमसे कहा है टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना तो बच्चों का खेल हो गया, जिसको आती है फर्स्ट इक्वेशन, उसके लिए तो भाई सब बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन जिसको आती है उसके लिए बहुत आसान हो गया, आराम से आप लोग समझ जाओ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये कहना बॉडी को रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0, और इनिशियल कितनी हुई, दी हुई है 15, एक है माइनस में आया तो माइनस का 2.5 इंटू टाइम टी। अब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर t इक्वल टू सीधा, अब ये इधर आएगा पहले तो 2.5 प्लस का और टी होगा, टी को हमने सब्जेक्ट बना लिया 15, और ये फिर नीचे आ जाएगा। ये तो आप लोग सिंपल सी मैथ कर लोगे, 2.5 सॉल्व करोगे, इसको वैल्यू आ जाती है 6 सेकंड, ये आ गई वैल्यू, ये आराम से समझ में आया। अब देखेंगे हम लोग 6 क्वेश्चन, ये क्या है, 6 में कहा है अ कांस्टेंट फोर्स, है ना, लग रही है मास 3 kg में, उसकी स्पीड क्या कर देगी, वो 2 मीटर से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देगी ना, 2 मीटर से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देगी। ये 6 वाला क्वेश्चन है। 6 में कहा है मास है हमारा 3 kg, इनिशियल जो है उसमें एक ऐसी कोई फोर्स लग रही है जो हमको पता नहीं है पहले तो, ठीक। वो क्या कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड को वो कर दे रही है v, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जा रही है 3.5 मीटर पर सेकंड, इतना कर दे रही, ठीक है।
तो हमसे कह रहे हैं और कितना टाइम ले रही है ये करने में, टाइम ले रही है 25 सेकेंड ना, 25 सेकेंड 25 सेकेंड। तो अब तुमसे पूछ रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज, मतलब जो उसने अच्छा अब ये तो समझ गया ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अनचेंज कैसे है, क्वेश्चन का है अनचेंज है, चेंज नहीं हुई, क्यों, अब ये 2 है 3.5 बढ़ी है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में तो हमने धक्का दिया तभी तो स्पीड बढ़ी, नहीं तो ये कम होनी चाहिए थी, 2 से 1 तो हुई नहीं है ना। ऐसे अगले वाले केस में क्या हुआ था 15 से 0 हो गई, मतलब हमने पीछे धक्का दिया उसको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, पहले तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दो हमको इसकी, ठीक है, बस ये चीज़ बतानी है आपको। तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता है, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करना है बस, सेकेंड इक्वेशन का, वो भी कौन वाली, जिसमें आपका मास कांस्टेंट होता है F = ma। हाँ अब देखो क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं, मास की जगह हमने रख दिया 3, मास की जगह 3 है, इनटू एक्सलेशन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो डाल दो v - u, तो v की जगह क्या है, v - u/t होता है एक्सलेशन, ये v - u/t, तो v की जगह है हमारा 3.5 इंटू आपका ये कितना है माइनस में ना, तो माइनस में आपका ये है 2 अपॉन में टाइम कितना है 25, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये कितना है 3 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो सीधा आपका फोर्स जो है वो आ जाएगा 0.18 न्यूटन। अब सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ये चीज़ें खुद सॉल्व करनी है आपको, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और ये कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कराया जा रहा है तो पॉज करके तुरंत नोट कर लो, है ना, या फिर कोई कैलकुलेशन हो तो पॉज करके कैलकुलेशन करो। अब इतना आ गया, अब हमसे फोर्स पूछिए तो हमने इतनी बता दी, ठीक है। अब कहा डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लिखोगे डायरेक्शन इज इन मोशन ऑफ बॉडी, है ना, क्या होगी, इज इन मोशन ऑफ बॉडी, यहाँ पर इन भी लगेगा, डायरेक्शन इज इन मोशन ऑफ बॉडी, जहाँ पर मतलब मोशन हो रहा है वहीं पर डायरेक्शन है, मोशन ऑफ बॉडी, कोई चेंज नहीं हुई है, ऑफ बॉडी, बस ये इतना रहेगा। चलो अब इसके आगे तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 7 क्वेश्चन है, इसमें कहना है कोई बॉस है, मतलब कोई बॉडी है मास 5 kg की ना, 5 kg की, उसमें आपके 2 फोर्स लग रहे हैं। ऐसे मान लो ये है 5 kg की कोई बॉडी यहाँ पर रखी है ना, 5 kg की ये, तो एक आपका यहाँ पर ऐसे लगेगा फोर्स 6 न्यूटन का, है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लगा है आपका 8 न्यूटन का, ये है, ठीक है। तो आप जानते हो जो रिजल्टेंट आता है, वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग, वो बीचों बीच से आता है, ऐसे आएगा, है ना, और ये कितना होगा इसका पता नहीं, तो उसको रिजल्टेंट को R नाम दे दिया। अब इसमें हमसे कहा क्या है, ठीक है, गिव द मैग्नीट्यूड, पहले तो हमको मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक, जितनी भी वैल्यू आए, और फिर आपको बता देना रिजल्टेंट मतलब वो मैग्नीट्यूड जो है वही रिजल्टेंट हो जाएगा, फिर आपको डायरेक्शन भी बॉडी बता देना ना, ये इतना काम करना है। तो आप जानते हो हमने क्या किया, इसको 6 को F1 मान लिया, ठीक है, F1 यानी कितना हो गया ये 6 न्यूटन, और F2 इसको मान लिया, कितना हो गया ये 8 न्यूटन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है केवल, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होगा। इसमें देखो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, पहले तो फॉर्मूला पता ही होगा सबको, अंडर रूट क्या होता था a², ये इसे मतलब F1 है तो देखो F1 के फॉर्म में लिखो F1², है ना, फिर F2², ये होता था F1² F2² प्लस आप क्या होता था F1 F2 cos, F1 F2 cos थीटा, ठीक, ये होता था। तो 90 का है तो ये क्या होता है, ये पूरा टर्म हो जाता है आपका 0, ये चीज़ तो याद है, ये पूरा टर्म आपको हो जाता है 0, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ नहीं, F1 का स्क्वायर यानी कि 36 हो गया, है ना, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का, ठीक है, रिजल्टेंट का, यहाँ पर भी रिजल्टेंट ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर आगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, सॉल्व किया तो अंदर आया 100, है ना, ये आएगा। अब इसको जब आप खोलोगे तो R की वैल्यू आ जाती है हमारी 10 न्यूटन आ गई, तो फोर्स जो है रिजल्टेंट यही होती है F नेट भी इसको कह सकते हो आप, ये तो हमारी वैल्यू आ गई, है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती तो 10 न्यूटन में आएगी। अब हमसे कहा है मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब कहा डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन, अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आती है, अब ये जो थीटा है यही डायरेक्शन के फॉर्म में रहता है, ये तो पता ही है आपको। अब ये जो 6 न्यूटन है इसको हम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, पढ़ा था ना, जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग पैरेलली, है ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए उनको हम लोग मूव कर सकते हैं, है ना, मूव कर सकते हैं, जिनको कहते हैं फ्री वेक्टर्स। तो ये आपके क्या फ्री वेक्टर्स की तरह इसको यहाँ मूव किया, ये भी 6 न्यूटन है। अब बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 6/8, यानी कि आएगा, अब इसको तो सॉल्व करना है 0.75, है ना, 0.75 भाई tan थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, थीटा की कितनी आएगी tan इनवर्स, उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स
75 कितना 0.75 ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, ये वैल्यू आपको वहाँ दे देंगे कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है। अब ये आपका आंसर अगर इतना आ गया तो आप लिखोगे थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। जिसको ये आंसर नहीं पता ये तो आप उतना छोड़ के आइए, आंसर नंबर 4 में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे 8 वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है ना उसमें। ये वाला 8 हो गया, हाँ 8 वाला देखिए, इसमें कहा है ड्राइवर है कोई 3 व्हीलर का। ठीक है, ड्राइवर है कोई 3 व्हीलर का, वो मूव कर रहा है 36 की स्पीड से। किसकी स्पीड से? 36 की। अब उसको क्या करना है, 4 सेकंड के अंदर गाड़ी रोकना है अपनी। अगर एक बच्चे को सेव करना जो एकदमी से उसके आगे आ गया, तो आपसे पूछा गया कि वो तो व्हाट इज एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, जबकि वो उसके रिक्शे का मास 400 किलो है और उसका मास है कितना, उसका है 65 किलो। तो ये आपको बताना है कि रिटार्डिंग फोर्स होगी कितनी, ये केवल बताना है। एंड मास ऑफ द ड्राइवर सब बता दिया है। रिटार्डिंग फोर्स हमको नहीं पता, ये नहीं पता। मास उसका कितना है, m1 मान लो तो 65 kg, एक और जो m2 है वो कितना है 400 kg, ये तो बता दिया। ठीक, अब इसके बाद हमसे क्या कहा है, टाइम भी बता दिया। टाइम कितना, 4 सेकंड के अंदर अंदर काम करना है पूरा, नहीं तो कांड हो जाएगा। ठीक है ये। और इसके बाद क्या कहा है आपसे, स्पीड बताइए। ड्राइवर की जो स्पीड है एट स्पीड ऑफ 36, स्पीड कितनी उसकी इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है भाई। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये तो नॉर्मल सा है ना, 36 था इंटू 5/18 किया तो 2 × 5 या 10 मीटर पर सेकंड। यू की वैल्यू v कितना होगा 0, क्यों v 0 क्यों हुआ? अब भाई जब लास्ट में रोकना ही है उसको गाड़ी तो फाइनल स्पीड तो 0 हो गई नहीं, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आपसे कहा है बस बता दो क्या होगा इसमें, मतलब जो फोर्स है वो कितनी होगी। v की वैल्यू पता है सब कुछ 0 है, आपको लगा देना है केवल F = मास इंटू क्या लगा देना आपको, एक्सेलरेशन, बस ये लगा देना। अब ये माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस में क्या चीज़ रहेगी ये तो पता ही है आपको, है ना। अब माइनस में वैल्यू कैसे आएगी, जब ये तो पता है कि हाँ रिटार्डिंग फोर्स माइनस में आती, कैसे आएगी इसमें देखो। ये मास है कितना दिया हुआ है इनका और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 400 आपका 65, है ना। या फिर सीधा एक्सेलरेशन यहाँ निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है v - u/t। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, v की वैल्यू कितनी 0 ही है और ये कितनी है 10 आ गई है आपकी। अपॉन में टाइम कितना है 4, सॉल्व किया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो 4/10 माइनस में एक्सेलरेशन आ गया। माइनस में क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन वाला है। एक्सेलरेशन के दो होते हैं, एक जो बॉडी को एक्सेलरेट करे वो वाला एक्सेलरेशन, एक बॉडी चल रही है उसको रोकने के लिए पीछे एक्सेलरेट करे, पीछे खींचे तो वो रिटार्ड करता है, रोकता है चीज़ों को। रिटार्ड माने होता है रोकना, तो वो चीज़ों को रोकता है इसलिए उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके अपोजिट में वो होता है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं आप लोग, निगेटिव में वैल्यूज किया जाती। अब बस वैल्यू यहाँ रख देना। मास जो था ये मास m1 m2 को जोड़ के तो आएगा 400, है ना। ये m1 m2 को जोड़ दो, m2 ये m1, 65 इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 0.8, 2 मल्टीप्लाई में है ना 2.5 ये, लेकिन ये किसमें है माइनस में। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू सिंपल सी, पहले तो इसको जोड़ोगे 465 और ये मल्टीप्लाई में आपका कितना माइनस का 2.5, सॉल्व किया तो आएगा 1162.5। अब ये आपका किसमें आएगा न्यूटन में, लेकिन माइनस, और यही आपकी रिटार्डेशन फोर्स हो जाएगी। ये तो सिंपल सा इतना सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो कोई 9 वाला देखते हैं क्वेश्चन। उसमें क्या कहा है, एक कोई रॉकेट है हमारा ना ऐसे करके, ये रॉकेट है, ये क्या हो रहा है भाई, ये लिफ्ट ऑफ हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऑफ ऊपर जा रहा है, जिसका मास कितना है 20,000 kg ये मास है। ठीक है, अब कहा इसकी जो इनिशियल, वो हमको कहा है इनिशियल एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल यानी कि यू, इनिशियल एक्सेलरेशन, इसको आप AU ऐसे कह सकते हो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे दिया है ना, पर सेकंड स्क्वायर ये आपका दिया है, पर सेकंड स्क्वायर दिया है। हमसे पूछा इनिशियल थ्रस्ट बता दो कितना होगा, कैलकुलेट इनिशियल थ्रस्ट, ये बताना है, बस इतना। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ रहे हो। ये जो है रॉकेट ऊपर जा रहा है, देखो इसमें या तो आप बहुत सारी इक्वेशन बना के कर सकते हो या सिंपल सा लॉजिक है। इतना आप समझ गए हो कि हमने इसको इनिशियल एक्सेलरेशन कितना दे दिया है, इनिशियल एक्सेलरेशन जो वहाँ लिखा हुआ है ना, कितना दे दिया हमने, जिसको हमने A इनिशियल एक्सेलरेशन
कितना दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर तक जाने के लिए एक चीज़ को और ओवरकम करना है, वो क्या है, हमसे पूछा क्या, देखो कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। ये क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया ऊपर जाते समय, ठीक है। तो इनिशियल थ्रस्ट बताना है, पहले जो थ्रस्ट था जब ये ब्लास्ट हुआ उसी समय का, ये बताना है। तो देखो कुछ नहीं, ये इतना दिया हुआ है, लेकिन इसको ऊपर जाने के लिए किसको ओवरकम करना है, एक और 9.8 वैल्यू होती है किसकी, जी की, ये वैल्यू होती है कि नहीं, यहाँ पर 9 ये यूज़ करोगे 8 तब वैल्यू आएगी आंसर। तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल इसको वैल्यू कितनी चाहिए थ्रस्ट को ओवरकम करने के लिए, एक तो ग्रेविटी का वो कर देगा, है ना, ग्रेविटी की वैल्यू जितनी है 9.8, और जो इनिशियल 5 दिया हुआ है इतना उसको लगेगा रॉकेट को उड़ने में, और फिर वहाँ जाके ब्लास्ट हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो है हमारी थ्रस्ट की, जिसको आप कहते हो एफ थ्रस्ट, ऐसे दिखाते हैं किससे, एफ थ्रस्ट से, वो क्या होगी टोटल मास, है ना। अब ये टोटल जो आपका ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, है ना, थ्रस्ट का जो नेट एक्सेलरेशन है, इसको लिखोगे थ्रस्ट नेट एक्सेलरेशन। ये तो आसान चीज़ है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 और ये यानी कि 14.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नेट है एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर थ्रस्ट का थ्रस्ट नेट एक्सेलरेशन ये है, बस यहाँ पर रख देना 20,000 आपका पूरा ये हो जाएगा, इंटू ये रख देना 14.8, ये वैल्यू रख देना, बस आपको फिर क्या आंसर लिख देना, आ जाएगा 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन, ये आ जाएगा। इसको तो सॉल्व करके निकालना है, लॉजिक तो समझ गए। अब क्या होता है इसमें, आप ऐसे करते, एक फोर्स ऊपर लग रही है, mg नीचे लग रहा है, नेट फोर्स जेड जो नेट फोर्स वो m है, आप एक क्वेश्चन बना के ऐसे करते, या फिर थोड़ा सा लॉजिक बताते, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती जो मैंने लिखी है, और आंसर एक बार में हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरा 10th नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर है ना, इसमें क्या आपसे कहा है कि मास दिया है 0.4 kg, ठीक है, एक बॉडी का 0.4 kg, और उसका जो इनिशियल वो है, इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ में। लेकिन क्या होगी, एक एक्सटर्नल रिटार्डिंग फोर्स लगेगी 8 न्यूटन की साउथ में, जस्ट अपोजिट में, और क्या करेगी वो 30 सेकंड तक लगती रहेगी, 30 सेकंड तक, ठीक है, लगती रहेगी। अब ये क्या होगा, जब वो लगेगी तो t = 0 में लगेगी, तब डिस्प्लेसमेंट भी 0 हुआ होगा जब लगना चालू होगी, मतलब उस पोजीशन में। देखो बॉडी चल तो रही है, लेकिन उस समय जो हम जहाँ से जो रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस हमारा तब x = 0 और t = 0 मान लेंगे। तो आपसे कहा बस पोजीशन बता दो हमको, t = -5 सेकंड में, t = 25 और t = 100। अब देखो यहाँ एक चीज़ आ गई, यहाँ लिखा है जो t है वो -5 है ना, ये सेकंड में, टाइम सेकंड में। अब यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, कहेंगे टाइम कैसे माइनस का हो गया। तो देखो बॉडी तो बहुत पहले से चल रही है, इन्होंने कहा जब फोर्स लगा उस रेफरेंस को 0 मानो, तो टाइम भी उस समय 0 मानो। तो क्या भाई उससे पहले टाइम नहीं था, क्या था ना टाइम, इस कॉन्सेप्ट में केवल टाइम माइनस का हो जाएगा। क्यों, बॉडी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड तक चली है, वो कहने जब हमने फोर्स लगा दी उसके बाद से टाइम, मतलब उस समय के टाइम को 0 करो। तो क्या उसके पहले टाइम नहीं लग रहा था, मतलब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, टाइम लगा था ना, तो उस टाइम को माइनस मान लिया है। तो पहले आपसे कहा t = -5 में निकालो। अब ये बताओ, अगर ये कांस्टेंट से चल रही है, जिसको पोजीशन t1 के लिए हम कहेंगे s1 पोजीशन निकालना है, तो अब फॉर्मूला तो जानते हो, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगी। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at², बस यही यूज़ करना जाता था, है ना। एक दो इक्वेशन कहो तो ये वाली और यूज़ करनी हो, v = u + at, बस 2 से काम हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, इन दो का यूज़ होगा। तो t = -5 में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है। क्यों भाई, एक्सेलरेशन ये तो जब लगना चालू हुआ जब t = 0 था, तब एक्सेलरेशन चेंज हुआ, क्योंकि ये 10 मीटर सेकंड से ये कम हो रही है, क्योंकि इसने देखो फोर्स लगाना चालू कर दी, तो अब ये 30 सेकंड में कम हो रही धीरे 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 धीरे। लेकिन उससे पहले क्या, एक्सेलरेशन 0 है, तो बस फॉर्मूला लगाना है, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू कितनी है पहले 10, अब टाइम कितना का है, -5। -5 कैसे आया, मुझे लग रहा है बिल्कुल संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या है, +½ इंटू 0 एक्सेलरेशन इंटू टाइम, फिर से कितना माइनस का, अब ये कितना 25 हो जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा। तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई, -50 मीटर, ठीक। अब ये माइनस का क्यों आ रहा है, 50 मीटर माइनस का क्यों आ रहा है भाई साहब, अब ये रिटार्ड हो रहा है ना, पीछे जा रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन है मोशन के, इसलिए जो हमारी ये जो है डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस की, बाकी कुछ नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट माइनस कैसे हो गई, ये हुआ। अब देखते हैं इसमें h2 कितना आएगा, है ना, h2 के देखते हैं वैल्यू, ये तो नोट कर लिया। अब h2 निकालना, ठीक। अब देखो h2 में क्या है, इसमें कहा है जो आपकी जो पोजीशन दूसरी है उसमें क्या पूछा है कि 25 सेकंड में क्या होगा। अब 25 सेकंड हो गया है, बॉडी एक्सेलरेशन लगाना चालू कर चुकी है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा जो आपके रिटार्डिंग फोर्स है अपॉन मास। रिटार्डिंग फोर्स कितनी है आपकी 80 न्यूटन, ठीक है, माइनस का अपॉन में ये कितना है, अब देखो ये 0.4 है, ये अगर 4 होगा तो ऊपर ये इतना आएगा, सॉल्व करोगे ये कितना 4 हो, ऊपर 80 है 20 न्यूटन,
समझ रहे हो ना, ये 0.4 है। अब इसको ये करोगे ऊपर 80 आएगा तो 20 आएगा, वो भी माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब ये इतना याद रखना है पूरा ना, एक्सेलरेशन कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी माइनस का, याद रखना है एक्सेलरेशन माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये इसके 25 के लिए निकालेंगे तो लिखोगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना, u की जगह फिर से 10 रखोगे है ना, और टाइम कितना है 25 अब की बार। ठीक, अब ये माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि अब तो आगे का टाइम हो रहा है ना, इसलिए हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 20 हमारा। ठीक, और फिर टाइम कितना है 25 × 25 यानी कि 625 ना। ये थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं कि समझ में आए, माइनस का 20 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर यानी कि 625। ठीक है, इसको 25 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, जगह नहीं थी इसका। अब इसको आपको केवल क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे तो वैल्यू सीधा आ जाएगी इसकी माइनस का 6000 मीटर। ठीक है, माइनस का 6000 मीटर आ जाएगा। अब ये से 625 इसको काटोगे आप, यहाँ कितना 10 आएगा, सॉल्व करके आराम से 6000 आ जाएगा। इतना आ गया। अब आपको देखना होगा कि 100 जो लास्ट पूछा है 100 सेकंड में कितना होगा, तो वो देखते हैं 100 सेकंड वाला। अब देखो हमको निकालना है t = 100 सेकंड के लिए। अब इसमें क्या होगा, आप जानते हो 30 सेकंड के लिए ये लग रहा है, तो 30 सेकंड तक क्या होगा, 30 सेकंड तक बॉडी लगती रहेगी रिटार्डिंग फोर्स 30 सेकंड तक, है ना। 100 सेकंड की बात हो रही, 30 सेकंड तक वो फोर्स लगेगी। उसके बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलने लगेगी ये, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगी, तो 30 सेकंड अलग होगा और 70 सेकंड बाकी के अलग होंगे। तो दोनों के लिए आप अलग अलग निकालोगे, S3 और S4 उनको जोड़ दोगे तो आपकी S5 जो आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। S3 किसके लिए होगा, देखो S3 जो होगा वो होगा आपका जब 30 सेकंड होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला केवल लगा देना है, जो आपका रहेगा ut प्लस हाफ, ये t है ना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना। ये 30 सेकंड के लिए है, तो यहाँ पर आप u लिखोगे 10 इंटू यहाँ ये कितना आ गया 30, हाफ ये माइनस का और ये 30 का स्क्वायर। ठीक, इसको बस केवल सॉल्व करना है। ये आपका 300 हो ही जाएगा पूरा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये आपका कितना रहेगा, ये प्लस का है और पूरा माइनस का, ये कितना 900 होगा, है ना। ये 900 होगा, ये काटेगा 10 का, तो ये आ गया पूरा का 9000, है ना। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8700 आ जाएगा, या फिर 8700 जिसको कहेंगे, है ना। माइनस का 8700, ये इतना आ गया, और ये मीटर में होगा। ये S3 आया किसके लिए, 30 सेकंड के लिए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तक तो वेलोसिटी मतलब ये इतनी चल रही थी और रिटार्डेशन फोर्स हो रही थी 30 सेकंड का जो पॉइंट है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि भाई ये रुक जाएगी पूरी, अब नई वेलोसिटी से पीछे चलने लगेगी। और लेकिन वो वेलोसिटी जब एक बार चल गई, क्योंकि ये फोर्स केवल 30 सेकंड के लिए लग रही है, जब फोर्स 30 सेकंड के लिए लग रही है तो उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी। अब जब वो चेंज नहीं होगी तो उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन होगा S4 में 0। पहले तो आप ये वैल्यू याद रखोगे 87 मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे S4 की वैल्यू। S4 की वैल्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद रखना S3 की है ना, ये अभी यहाँ पर रखे रहेंगे। ये आपका रहेगा 8700 मीटर माइनस का। ठीक है, ये S3 है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पता तो होनी चाहिए। वेलोसिटी आप ऐसे निकालोगे, जो हमने कहा था ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, v = u + AT, ये वाला फॉर्मूला केवल लगा देना है। इसमें क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 थी, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपका टाइम कितना है इसमें है, टाइम जितना भी दिया हुआ है टाइम आपका इसमें लगेगा 30। वेलोसिटी निकालने की 30 के बाद कितना रहेगा, और एक्सेलरेशन कितना था 20, ये इतना रहेगा, ये इतना हो गया। इसको सॉल्व करना केवल, ये आपका 600 होगा, 20 × 30 600। अब v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड, ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये वेलोसिटी की वैल्यू भी यहाँ रख लो, v = माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब S4 निकाल देना है। S4 की वैल्यू क्या होगी, बस अब उसमें एक्सेलरेशन 0 भी होगा। देखो S4 कैसे निकलेगा, S4 है जो, उसकी वैल्यू होगी आपकी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ये होगा केवल। अब आपकी u की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, माइनस का 590। ये जो u है ये वही वाला v है, तो इसको आप v मतलब इसको एज ए v कंसिडर करोगे ना, या फिर इसको u डैश नाम दे दो, और उसको भी क्या कहोगे u डैश नाम दे दो। v फाइनल के लिए मतलब v होता है फाइनल के लिए डिनोट करने के लिए, तो आप नया नाम u डैश दे दो। ये है माइनस का 590 इंटू टाइम कितना है, अब टाइम है 30 हो चुका था 100 में से, तो 70 बचा, तो टाइम हो गया 70। और ये लास्ट में एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 ही रहेगी। इसमें क्यों नहीं, एक्सेलरेशन क्यों 0 है तो समझ में आ ही गया है। अब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आ जाएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करना है केवल, सिंपल से आप सॉल्व करोगे तो आएगा 413
और 2 जीरो आपको लगा लेना है केवल। ये इतनी वैल्यू आई -8700 और ये इन दोनों को ऐड करोगे तो साफ साफ आपको दिख रहा है 50,000 आ जाएगा, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर पहले तो आप ये लिख लो S4 की वैल्यू कितनी आ गई, -41,300 ना, ये आ गई यहाँ से वैल्यू। अब देखो इसके आगे, अब बस आपको S4 और S3 को ऐड करोगे तो सीधा उतनी आ जाएगी, कितनी 50,000 वैल्यू, है ना। ये आपको दिखाना है जो इसके लिए S5 की वैल्यू क्या होगी, S3 फिर आपका S4, जोड़ा हमने दोनों को -8700 और फिर हमने ऐड करना ही है, लेकिन माइनस का साइन है तो -4300, ये इतना आया। इसको सॉल्व किया तो आया 50,000 आपका सीधा, माइनस का ये मीटर में, ये हो गया। थोड़ा लंबा सवाल था, 10th नंबर में था तो इसलिए थोड़ा इसको लंबा और कर दिया। इसके आगे आसानी सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ सवाल हैं, जैसे आपका 11 नंबर हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 15 है ना, 16, 17 और आपका कितना 27। ये क्या करने हैं, आपको अपने मन से ट्राई करने हैं, जो आपको अच्छे से क्या कहते हैं, मतलब ये अच्छे सवाल हैं, पेपर में आ भी चुके हैं बहुत बार। ये आप थोड़ा सा ट्राई करना, 27 नंबर वाला जरूर करना ट्राई, ठीक है। और कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, हम लोग कराएंगे, है ना। और क्या कहते हैं, अब देखो थोड़ा आपका ओवरव्यू आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर सारे जब आप कहोगे तो इसके आगे के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन क्या है, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करना और कोशिश हो तो सारे ही सॉल्व करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं ना। बस ये होता है किसी के पास 3 स्टार लगा दिया, किसी के ऊपर 5 स्टार लगा दिया, किसी के ऊपर 1 स्टार लगा दिया, कैसे CBSE के ऊपर आए हैं और CBSE में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हम लोग एक सीरीज जरूर चालू करेंगे, जिसमें जैसा भी पेपर जब आएगा नज़दीक तो CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी हम लोग जल्दी काइनामेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। काइनामेटिक्स चैप्टर पूरा हो चुका पूरा हो चुका है जो हमारे उसमें पढ़ा हुआ है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।